नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 26 जुलाई की शिफ्ट 2। ठीक है, और बाकी 26 फर्स्ट तक कंप्लीट हो चुके हैं। आप क्या है, एक आध वीडियो स्पीड से ही आएंगे, जो 2 वीडियो बचे हैं स्पीड से आएंगे। रीजन क्या है कि यार 40-50 सेट लगा चुके हो, तो 40-50 सेट लगाने के बाद स्पीड नहीं बढ़ेगी, फिर क्या बढ़ेगा। अब तो समझ में आनी चाहिए ना चीजें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक आदमी 12 घंटे में ए से बी धारा की विपरीत दिशा में और बी से ए धारा की दिशा में एक नाव खेता है। ए और बी के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। धारा की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति द्वारा लिया गया समय धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसके द्वारा लिए गए समय के समान है। धारा की चाल कितनी होगी? देखो बिल्कुल सिंपल सवाल। दूसरी लाइन पहले पकड़ो। तो 6 किलोमीटर जा रहा है क्या धारा की दिशा में, तो चाल क्या हो गई? एक्स प्लस वाई। और जा रहा है 4 किलोमीटर विपरीत, यानी एक्स माइनस वाई। तो दो दूनी 4, दो तीन 6 हो गया। तो 3/2 एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई हो गया। तो यहाँ से देखो, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो 3 2 5, 3 से 2 गया 1, यानी एक्स अपॉन वाई। यानी कि धारा की चाल आ गई 5x और इसकी आ गई 5x। ठीक है, इससे इसे अलग रखना, ये एक्स अलग है वो एक्स अलग है, या कैपिटल एक्स कर लो यहाँ पर। तो देखो अब सिंपल सी पहली लाइन करा तो 12 घंटा में धारा की विपरीत दिशा में भी जा रहा, धारा की दिशा में भी जा रहा है, यानी कि 240 किलोमीटर जा रहा धारा की दिशा में। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 5x प्लस एक्स, यानी 6x। अब विपरीत दिशा में जाएगा तो 240 बटे घटा देंगे तो बचेगा क्या? 4x बराबर 12 घंटे। 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। तो 20 इधर नीचे लेके आ जाओ, तो इधर कितना हो गया? 4 प्लस 6 बटे, और एलसीएम ले लो, 6 चौक 24 कर लो, 24x बराबर 1/20 हो गया। 6 4 10 हो गया, यानी कि x बराबर आ गया 10 × 20/24। 4 पंजे 20, 4 छंग 24 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 3 6 हो गया, पचम 25/3 आ गया। तो पूछा क्या गया था? धारा की चाल। धारा की चाल क्या थी? x थी, तो x की वैल्यू आ गई 25/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित धनराशि 7 वर्ष में 24,000 और 12 वर्ष में 32,000 हो जाती है, तो प्रतिवर्ष भुगतान की जाने वाली साधारण ब्याज की दर कितनी? सिंपल सा है, 24 हो रहा, 24 और 32 में डिफरेंट 8 का, और समय में अंतर कितना है? 5 का, यानी कि 5 वर्ष में कितना आ रहा? 8,000 का अंतर आ रहा है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? साधारण ब्याज की दर के लिए हमें निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने के लिए इसमें ब्याज कितना मिला होगा वो निकालना पड़ेगा। ये कितना गुना हो रहा है? 1600 गुना हो रहा है। तो 7 का 1600 गुना 16×7 = 112 होता है, 11,200 हो गया। अब 24,000 से घटा दो इसको। 24,000 से जब घटाएंगे तो आ जाएगा प्रिंसिपल 0 0, 10 से 2 गया 8 बचा, 3 से 1 गया 2 बचा, और 2 से 1 गया 1, यानी इतना तुम्हारा क्या रहा? प्रिंसिपल रहा। तो सिंपल सा हो गया ना। अब यहाँ पर देखो 1600 का ब्याज मिला 1 साल में। देखो 5 साल में 8,000 था, भाग करेंगे तो 1 साल का आ जाएगा, यानी 1600 का ब्याज मिला 1 साल में। कितने? 12,800 पे। टाइम 1 वर्ष था। आर हमें निकालनी थी गुणे 100। 16 8 128 हो गया, तो यहाँ से 100/8 करेंगे तो 12.5% आंसर। अगला सवाल। भुजा पी एक वर्ग है। ठीक है, इस वर्ग से एक आयत इस प्रकार काटा जाता है कि आयत की भुजा की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई के आधे के बराबर है, और आयत की दूसरी भुजा की लंबाई आयत की पहली भुजा की लंबाई के 1/3 के बराबर है। आयत काटने के बाद वर्ग के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग के लिए क्या है? भुजा पी है। तो कह रहा है वर्ग से एक आयत इस प्रकार काटा जाता है कि आयत की भुजा की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई के आधे के बराबर है, और आयत की दूसरी भुजा की लंबाई आयत की पहली भुजा की लंबाई की 1/3। तो कह रहा है आयत काटने के बाद उसका बचे हुए भाग का एरिया क्या होगा? देखो इसका एरिया कितना हो जाएगा? p²। इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी p²/12। तो यहाँ देखो इन दोनों में क्या करना था? डिफरेंस निकालना था, बटे 12 हो गया। तो 12 एकम 12 हो गया, 12 से 1 गया 11 p²/12। अगला सवाल। 24 42 76 44 54 का औसत कितना होगा? तो देखो जोड़ दो, 4 2 6 6 6 12 12 4 16 16 4 20 की जीरो से लगा 2 2 2 4 4 4 8 8 7 15 15 4 19 19 105 24 बटे 2 2 4 5 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 5 अट्ठे 40। अगला सवाल। 3 और 5/8 276 हो गया। रूट में दिया था 70 56। 70 56 देख लो पहले किसका स्क्वायर होता है? 80 और 90, यानी 9 ने 8100 हो गया।
इधर 8×2 = 64 हो गया। यानी कि अब जाएंगे किस में, 84 वाली लाइन में, यानी कि या तो ये होगा 84 का या तो होगा 86 का। तो यहाँ पर देखो 84 से 84 करेंगे तो 8×2 = 64, 64 में कितना जोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर करेंगे 8×2 = 64, 6×3 = 36, बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ जाएगा। तो आंसर किसका होगा, ये 84 का स्क्वायर होगा, यानी कि पर यहाँ पर आ गया माइनस का 84। 2×4 = 8 हो गया, 4×6 = 24 हो गया, 4×9 = 36 हो गया, और 3×2 = 6, 3×3 = 9 हो गया, 23×5 = 115 हो गया, घटा दो, 5 से 4 गया 1 गया, 11 से 8 गया 3, आंसर आ गया। तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा, प्रैक्टिस मत भी करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाओ। अगर पेपर लगाते हो ना, उसमें इस तरीके के सवाल आते रहेंगे, आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी। अगला सवाल, एक सप्ताह में रविवार सोमवार का औसत इतना है, मंगलवार बुधवार का औसत तापमान इतना है, यदि सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान इतना है तो रविवार का तापमान ज्ञात कीजिए। देखो इसको डायरेक्ट कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं वो भी ट्रिक बता दूंगा कि जल्दी जल्दी कैसे करते हैं, उसकी बजाय कि शॉर्ट मतलब डायरेक्ट करने से कैसे आ जाए। रीजन क्या है कि कहीं कहीं सवाल क्या होते हैं, फंसने लगते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें जल्दी समझ में आने लगेगा। देखो रविवार और तुम्हारा सोमवार, इन दोनों का देख लो, 2 का गुणा करेंगे, 2×2 = 4 हो गया, 2×7 = 14 हो गया, 2×3 = 6, 7। ठीक है। अब कौन सा आ गया, मंगलवार आ गया और तुम्हारा बुधवार आ गया। तो इसको करेंगे, 2×4 = 8 हो गया, 2×9 = 18 हो गया, 2×3 = 6, 7 हो गया। अब करेंगे सोमवार मंगलवार और बुधवार तीनों का, तो 3×1 = 3 हो गया, 3×8 = 24 हो गया, और 2 हो गया, 3×3 = 9, 2 11 हो गया। ठीक है। अब निकालना किसका था, रविवार का हमें निकालना था। तो हमें यहाँ से देखो मंगलवार बुध का पता है, तो यहाँ से इसको घटा देंगे, 78.8, 13 से 8 गया 5 बचा, 13 से 8 गया 5 बचा, 10 से 7 गया 3, 35.5 आ गया। अब इसमें से 35.5 घटा दो, 14 से 5 गया 9 बचा, जैसे ही 9 आया आंसर आ गया 38.9। अब देखो थोड़ा सा इरेज करते फिर मैं बताता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाते हैं। चलो देखो यहाँ से लिखते हैं, रविवार और सोमवार का एवरेज था 37.2, मंगलवार और बुधवार का कितना था 39.4, और तुम्हारा सोमवार मंगलवार बुधवार का था 38.1। अब एक चीज देखो, हमें निकालना रविवार का यानी कि सोमवार का चाहिए। तो देखो मंगलवार बुधवार का हमें पता है, इसमें भी मंगल और बुध है। तो यहाँ से देखो जैसे ही सोमवार मंगल बुध में मिला तो एवरेज क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि वो कहीं ना कहीं 39.4 से कम लेकर आया होगा, तभी तो एवरेज कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 4 से 1 गया 3, 9 से 8 गया 1 बचा, यानी कि 13 कम हो रहा। कितने लोगों में, 13×3 = 39 कम हो गया, यानी 3.9 कम हो गया। यानी कि यही वो कम लेके आया होगा एवरेज से। 14 से 9 गया 5 बचा, 8 से 3 गया 5 बचा, और इधर हो गया 3, यानी 35.5 किसका हो गया, सोमवार का हो गया। अब सोमवार का हो गया, ये रविवार और सोमवार का हमें पता था 37.2। अब एक चीज देखो, सोमवार का इतना था, जैसे ही रविवार मिला सोमवार के साथ एवरेज बढ़ गया, यानी कि वो कहीं ना कहीं रविवार सोमवार से ज्यादा रहा होगा, यानी कि एवरेज से ज्यादा रहा होगा। तो एवरेज कितना था, 37.2 था रविवार सोमवार का, प्लस कितना ज्यादा रहा, इनका दोनों का डिफरेंस 12 से 5 गया 7 बचा, इधर बचा कितना 6, 6 से 5 गया 1 बचा, यही वो ज्यादा रहा होगा। तो 7×2 = 9 हो गया, 7×1 = 8 हो गया, 38.9 आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया वीडियो थोड़ा ज़्यादा बार देख लेना, मतलब इस क्लिप को, तो समझ में आ जाएगा। अगला सवाल, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 855 है, यदि बिक्री से होने वाली हानि 10% है तो हुई हानि की धनराशि रुपयों में कितनी। देखो 100 रुपये थी टोटल राशि, 10% की हानि पर बेचेगा तो 90 की बेचेगा, तो यानी कि 855 वैल्यू है वो किसकी है, 90 की। हमें निकालनी कितनी है, हानि की, यानी 10 रुपए की हानि हुई, 10 की वैल्यू निकालनी थी। तो 10×9 = 90 हो गया, तो 9×9 = 81 हो गया, 9×5 = 45, 95 आंसर। अगला सवाल, एक आयत के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो। देखो सिंपल सी बात है, ये विकर्ण हो गया आयत का, पूरा आयत नहीं बना रहा हूँ, 50 हो गया, चौड़ाई कितनी थी 14 हो गई। हमें निकालना क्या है, इसकी अगर लंबाई पता चल जाए तो हमारा आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो पाइथागोरस नंबर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा 14, बीच में आएगा फिर 50, तो 2×7 = 14 हो गया, ये 25 हो गया। 7×24 = 25 नाम की एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, तो इसका 2 गुना कर दो तो 48 हो गई इसकी लंबाई, 48 हो गया इनका। वो निकालना है क्या, क्षेत्रफल, तो 14 × 48 हो गया, 14×8 = 112 हो गया,
और हासिल लगा 11, 14 चौकू 56, 157 और 10 67, आंसर आ गया 672। अगला सवाल, वह एकल छूट बताइए जो 12.5%, 20% की दो क्रमागत छूटों के बराबर। देखो फार्मूला डायरेक्ट, अगर जैसे 12.5% की जगह 20 ही लिखा होता है या 25 लिखा होता है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, लेकिन नहीं लगा तो 20 12.5% मतलब 1/8, 8 की चीज होगी 7, 20% मतलब 1/5, 5 की चीज क्या होगी 4 होगी, तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी 5 दूनी 10, 10 की चीज होगी 7, छूट कितनी दी 3 रुपए, गुणे 10 हो गया, गुणे 100, यानी कि 30% आंसर। तो क्या होता है कि जैसे ही मान लो दशमलव में आ जाए और फ्रैक्शन में कोई आपको परसेंटेज छूट दे दी जाए तो तुरंत ये वाली तरीका लगा दो। ठीक है, अगला सवाल देखो, फिर से आ गया कठिन सवाल। 24 पंजे 120 हो गया, 10 पंजे 50 हो गया, यहाँ से करेंगे 1/4, 4 चौकू 16 हो गया, 50 और 4 कितना हो गया 54। अगला सवाल, बहुत कठिन सवाल आ गया, 3 चौकू 12, 4 पंजे 20, आंसर आ गया 5। अगला सवाल, ये प्रैक्टिस से होता है, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही अब हम बना दिया, नहीं तो क्या होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी तो ऐसे लिखोगे, फिर बटे 20 करोगे, फिर 3 चौकू 12, 4 पंजे 20, फिर लगाओगे 5, आंसर। अगला सवाल, बैंक अपनी मासिक आय का 35% घरेलू सामानों पर, 25% इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर और 7% दवाओं पर खर्च कर वह 11,550 की राशि शेष बचाता है। बैंक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो, उसके पास टोटल मान लो 100 थी, खर्च कितनी कर दी उसने, 35 और 30 20 50 10 60 और 67 खर्च कर दी, 67 खर्च कर दी, बची कितनी उसके पास 33, इसी की तो वैल्यू दी थी 11,550। निकालनी क्या थी, मासिक है यानी 100 की वैल्यू, यानी 33 से डिवाइड कर दो, 100 का गुणा कर, तो यहाँ से करेंगे 11 तियाँ 33, 11 कम 11, 11 पन्ने 55 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 पंजे 15, आंसर आ गया 35,000। अगला सवाल, एक दिन में बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या 100 है, तो पाई चार्ट में सैंडविच की बिक्री के आंकड़े दर्शाने वाले खंड द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण का माप क्या होगा। देखो, यहाँ पर परसेंटेज तो कहीं लगा नहीं, तो ऊपर पढ़ना पड़ेगा, तो क्या करा, दिन की बिक्री के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है, यानी कि परसेंटेज में हो गया, यानी कि 100% की वैल्यू होती है 360 डिग्री। अब निकालना सैंडविच यानी कि 20 की वैल्यू हमें निकालना, तो 2 जीरो चले गए, 36 दो नहीं 72, आंसर। अगला सवाल, काजल अकेले एक कार्य को 24 दिनों में कर सकती है, जबकि नेहा अकेले उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकती है। काजल ने अकेले कार्य करना शुरू किया और फिर 12 दिनों के बाद नेहा कार्य पूरा होने तक उसके साथ जुड़ गई। काजल द्वारा कार्य करना शुरू करने के बाद से यह कार्य पूरा होने में कितना समय लगा। देखो, काजल थी और एक तरफ थी नेहा, ये कर रही थी 24 दिन में, ये कर रही थी 40 दिन। एलसीएम ले लो, 120, 24 पंजे 120, 40 थी 120, पहाड़ा थी को 40 का भी याद है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, काजल ने अकेले कार्य करना शुरू किया और फिर 12 दिनों के बाद, यानी काजल ने 12 दिन तो काम किया है, यानी 12 दिन में 5 की इफिशियंसी से 60 काम कर लेगा, काम बचा कितना है, 60 काम बचा। अब क्या हो कह रहा है, 12 दिनों के बाद नेहा कार्य पूरा होने तक उसके साथ जुड़ गई, अब दोनों काम करेंगे, यानी 5 3 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4, 4 पंजे, यानी 15/2 दिन यहाँ लगे, और इधर 12 दिन और लगे थे, यानी कि ये दो 12 सही 15/2 गया, 12 दूनी 24, 24 और 5 29 और 10 39/2 दिन। अगला सवाल, गीता ने 1,000 में एक बैग खरीदा और बैग के 200 को ठीक करने के लिए 300 रुपये खर्च किए, यानी कि टोटल उसने खर्च कितने कर दिए 1300 रुपये, उसके लिए सीपी बन गया। बाद में उसे 1508 में बेच दिया, गीता ने इस बिक्री में कितने परसेंट का लाभ लिया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना रहा 1508 रुपये रहा। सिंपल सी बात होगी, इनका डिफरेंस 8 हो गया, 0 हो गया, 5 से 3 गया 2, 1300 पर प्रॉफिट लिया, गुणे हो गया 100, जीरो से जीरो चले गए, तो 13 एकम 13, 13 छक 78, 16% आंसर। अगला सवाल, जीवन अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, G2 अकेले उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, G3 अकेले उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया और काम किया, और जीवन और G2 द्वारा प्राप्त संयुक्त हिस्सा 2700 है, तो तीनों श्रमिकों को मिलाकर प्राप्त कुल राशि कितनी। सिंपल सवाल है, जीवन। अच्छा, जीवन ऐसा लग रहा है जैसे एक्चुअल में नाम हो, जैसे जीवन लिखते हैं ना, किसी का नाम होता है जीवन, तो उसी तरीके से लग रहा है, शॉर्टकट में वो अपना नाम डाल सकता है आज के बाद। G3 कितना हो गया 60। एलसीएम लेंगे तो सबको समझ में आ रहा होगा कि एलसीएम 120 के अलावा कुछ नहीं होगा, 20 छक्का 120, 40 तीन 112, इधर हो गया 6 दूनी। ठीक है, अब देखो 6 3 9 9 2 11, यानी कि जीवन और G2 का दिया गया था रेशियो, केवल 6 3 9 की वैल्यू दी थी 2700 और सबका पूछा गया था 6 3 9 2 11, तो 9 तियाँ 27, 11 तियाँ 33,
ऐसा होता है इसलिए कि जितना जो काम कर रहा ना उसी हिसाब से उसे रुपए मिलते हैं, तो इफिशियंसी के हिसाब से रुपए मिलते हैं। अगर वो क्वेश्चन में बोल दे दैनिक मजदूरी ये है, तो इनका 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन, इसी हिसाब से वो पैसे डिवाइड हो जाएंगे। अगला सवाल, D1 और D2 का औसत 40 है, D2 और D3 का औसत 45 है, D1 और D3 का 55 है, D3 का मान कितना हो? देखो D1 और D2 का औसत है 40 दूनी 80, सम हो गया, तो D2 और D3 45 दूनी 90 हो गया। D1 और D3 दो पंजे 10, दो पंजे 10, 11। D3 निकालना है, यानी कि हमें क्या क्या नहीं चाहिए, ये सिंपल सी चीज हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, यानी कि इन दोनों को जोड़ दे, इन दोनों को जोड़ने से इसको हम घटा दे तो हमें आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2D3 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 11×9 = 20 हो गया, यानी कि 200 हो गया। -80 कर दो, बस सिंपल सी बात थी, यहाँ से सिर्फ इतना दिमाग लगाना था, आपका आंसर आपकी सराखों पे। अगला सवाल, कोई धनराशि 25% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? देखो स्वयं की दोगुनी एक मिल रहा है, एक मिल रहा, कितने वर्षों में मिल रहा है ये हमें निकालना है। तो देखो 25% रेट से गुणा 100 कर दो, 25 चौको 100, सिंपल सी बात होगी ना। अगला सवाल, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 10 और 15 से दोनों से विभाज्य हो? 10 और 15 से विभाज्य मतलब इनके एलसीएम से विभाज्य होनी चाहिए। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। छोटी से छोटी पूछी यानी किसका स्क्वायर? 900। अगला सवाल, 1500 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% लड़कियां हैं, यदि 80% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, देखो 1500 थी, 30% थी लड़कियां, तो 70% क्या हो गए? लड़के। इनमें से 80 क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए, तो पास कितने हुए? 20 हुए। तो सबको समझ में आ गया होगा ना, 15 दूनी 30 आती है 21, यानी 210 आंसर आ गया। अगला सवाल, यूएसए में 2010 में इसकी जनसंख्या की तुलना में 2020 में तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2010 की तुलना में 2010 हो गया, और यूएसए की बात कर रहा है, तो देखो कितने की वृद्धि हुई, यानी कि 5 और 7 से 6 गया, 15 की वृद्धि हुई। इसमें 65 में गुणे हो गया 100, तो 5×3 = 15 हो गया, 5×1 = 5, 5×3 = 15, यानी 300 बटे हो गया 13। ऑप्शन का देख लिया करो, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत तो वैसे सरल है। ऑप्शन देखो, 2 1 2 1 दिया, तो 13 दूनी 26, 2 बार तो जा रहा, बचा कितना? 4 बचा, तो 13×3 = 39, यानी 23.08 आंसर आ गया। अगला सवाल, 4 वर्ष बाद रमेश की आयु उसकी 16 वर्ष पहले की आयु की 50% अधिक हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? देखो ज्यादा चकल्लस में मत पड़ा करो, डायरेक्ट कर लो ना, एक्स मान लो उसकी प्रेजेंट, 4 वर्ष बाद कह रहा है, और कह रहा 16 वर्ष पहले की, यानी कि 16 वर्ष पहले ये बन गई, उसकी 50% अधिक है, यानी कि 3/2 हो गया, बस। 2x + 4 दूनी 8 हो गया, 3x 16×3 = 48 हो गया। जैसे ही देखा एक्स बचेगा, और 48 8 56 आंसर लगा के आगे बढ़ो, क्या करना है भाई। अगला सवाल, सभी ब्रांड के दूध का मूल्य 40 रुपए प्रति लीटर है, उस महीने के दौरान स्टोर द्वारा कुल मिलाकर कितने लीटर दूध बेचा गया? तो ठीक है, धनराशि दी गई है, तो जोड़ दो, 6 2 8 2 10 1 11 11 9 20 की 0 से लगा 2, 6 2 8 5 13 13 7 20 20 4 24 24 और 6 30, 40 रुपए है ना, तो 40 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज, जैसे ही ना कटा करे एक बार इधर भी देख लिया करो, प्रति 1000 में दे रहा था तो गुणा कर दो, 1 2 3, एक जीरो चला गया, इधर हो गया क्या? 2500, 25×3 = 7500 आंसर आ गया। अगला सवाल, प्रत्येक 12 मीटर लंबाई की कोर वाले बंद घनाकार बॉक्स में मौजूद हवा का आयतन क्या होगा? सिंपल सा वॉल्यूम निकालना था, 12 का क्यूब 1728। अगला सवाल, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, समान दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए ट्रेन की चाल कितनी होगी? देखो टाइम में तुम्हारा रेशियो क्या है? 6 और 5 का है, तो स्पीड में रेशियो क्या होगा? 5 और 6 का है। इसकी वैल्यू दी थी 80, यानी कै गुना हो रहा है? 16 गुना, इसका 16 गुना कर दो, 16 छक्का 96 आंसर। अगला सवाल, चलिए 26 जुलाई का शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई, अब बची है केवल एक शिफ्ट, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गए आप लोगों के सहयोग की वजह से। कोई बात नहीं, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बस आप लोग केवल क्या करें? मेहनत करें, मेहनत में ही सब कुछ है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।